आज हम लोग क्लास 11 का अंतरा बुक का हिंदी का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका उसकी माँ। उसकी माँ के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र है। ध्यान रखिएगा, उसकी माँ के लेखक का नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक गांव में हुआ था। परिवार में अभावों के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुयोग्य नहीं मिला, मगर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य शिल्पी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपने तेवर और शैली के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखक भी रहे। अपने कवि मित्र निराला की तरह उन्हें भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का भी सामना करना पड़ा। पत्रकारिता से उग्र जी का सक्रिय संबंध था। वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज, विक्रम के संपादक रहे, लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान रही। मतलब जब उनका एक मित्र थे जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिस प्रकार पुराने चीज़ों को तोड़ करके नई चीज़ों की ओर आगे बढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार पांडे बेचन शर्मा उग्र भी कुछ चीज़ जो पुरानी परंपराएं थी, रूढ़िवादिता थी, उसको लेकर के भी बहुत सारा चीज़ लिखा करते थे, जिसके कारण उन्हें कठोर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। और ये जो है पत्रकारिता से भी इनका संबंध था। पत्रकारिता मतलब क्या होता है? जो लोग पूरा का पूरा प्रेस रिपोर्टिंग करते हैं उनको पत्रकारिता कहा जाता है। अब कहा जा रहा है लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान रही है। उग्र जी ने शताधिक कहानियाँ लिखी है। शताधिक मतलब 100 से अधिक कहानियाँ लिखी है, जो पंजाब की महारानी, रेशमी, पोली इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, काल कोठरी, ऐसी होली खेलो लाल, कला का पुरस्कार आदि में संकलित है। चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद आदि अनेक यथार्थवादी उपन्यासों की भी रचना भी उन्होंने की है। अब देखो, कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि के क्षेत्रों में भी उनकी लेखनी गतिशील रही। अपनी आत्मकथा अपनी खबर साहित्य जगत में बहुत चर्चित है। उन्होंने महात्मा ईशा और ध्रुवधारण की भी रचना की है। महात्मा ईशा क्या है? नाटक है। ध्रुवधारण क्या है? खंड काव्य। उग्र जी की कहानियों की भाषा सरल, अलंकृत और व्यवहारिक है, जिसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द भी अनायास ही आ जाते हैं। भावों को मूर्तिमंत करने में इनकी भाषा अत्यधिक सजीव और सशक्त कही जाती है, जो पाठक के मर्मस्थल पर सीधा प्रहार करती है। भावों के अनुरूप इनकी शैली भी व्यंग्यपरक है। इनकी कहानियों में उसकी माँ, सांप, कला का पुरस्कार, जल्लाद और देशभक्त आदि विशेष प्रसिद्ध है। हम लोग इस चैप्टर में उसकी माँ कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, उसकी माँ हालांकि किसकी माँ होगी? आप लोग टैलेंटेड हैं, थोड़ा सोच लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे। हालांकि उग्र जी प्रेमचंद युगीन कहानीकार है, इसलिए उस समय की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? समाज सुधार करने की। तो समाज सुधार इन कहानियों में भी मौजूद है। उसकी माँ कहानी देश की दुर्व्यवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है। वह युवा पीढ़ी देश की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानती है तथा इस शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। दुष्ट व्यक्ति, नाशक, राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान ही इस पीढ़ी का सपना है, क्योंकि ये तब की कहानी है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की शस्त्र भुजाओं की सखियाँ हैं। नई पीढ़ी का यह विद्रोह स्वर जहाँ राज सत्ता से विद्रोह की मसाल लिए खड़ा है, वहीं पूर्ववर्ती पीढ़ी का बुद्धिजीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने को तैयार है। और इन दोनों के बीच खड़ी है एक माँ जो अपना बेटा चाहती है, अपना लाल और उसकी खुशहाली। तो यहाँ पर जो है लाल जो एक बच्चा है उसी के माँ के बारे में कहानी है और लाल की कहानी है। समाज के दो सिरों के बीच खड़ी ममतामयी माँ लाख कोशिश के बावजूद भी व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती। इस पूरी कथा में व्याप्त तत्कालीन जनमानस स्वाधीनता आंदोलन, माँ की ममता का सजीव चित्रण पाठ को उद्वेलित करता है। अब देखिए, ये कहानी जो लिखने वाले हैं, वाले का नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये अपना ही एक टाइप का स्टोरी डाले। अपने घर के पड़ोस में एक लड़का रहता था,
उसी बच्चे की कहानी है, उसकी घर की कहानी है। तो वही ये कह रहे हैं कि दोपहर को जरा आराम करके उठा था, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। कोई महान लेखक की कीर्ति निकाल कर देखने का सोच रहा था कि चलो बैठ करके पढ़ेंगे, मन लगेगा थोड़ा। लेकिन इसका घर में जो पुस्तकालय था उसके एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी, कहीं नीत्शे, शेक्सपियर, टोल्स्टॉय, बहुत महान महान विद्वान का किताब कहाँ रखा हुआ था? लेखक के घर में था। हुंगो, मोपाशो, डिकेंस, स्पेंसर, मैकाले, मिल्टन, मोलियर, उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान थे। मैं सोचा किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूं, सोच ही नहीं सका। सब महापुरुष का नाम पढ़ते पढ़ते ही परेशान हो गया। इतने में मोटर की पौ पौ सुनाई पड़ी। खिड़की से झाँका तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी दिखाई दी। अच्छा देखो, स्वतंत्रता आंदोलन का बात है, कोई फिएट गाड़ी से आया है, मतलब अमीर आदमी होगा तो गरीब, अमीर ही होगा, ऑब्वियसली वाला बात है। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा है महानों से जान पहुंची। लेकिन जब नौकर ने सलाम करके आने वाले का कार्ड दिया तब मैं कुछ घबराया। पहले का टाइम में और अभी भी ये नियम है, अगर कोई बड़ा आदमी से मिलने के लिए आओगे ना तो तुमको पहले बताना पड़ेगा कि भैया कौन आया है मिलने के लिए। उस पर शहर के पुलिस सुप्रिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त ये कैसे आ गए? पुलिस पति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उनको आसन दे दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैंने कहा आज्ञा हूँ, मैंने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से एक तुरंत डायरी निकाली और एक तस्वीर, डायरी से एक तस्वीर, और बोलिए देखिए इसे जरा बताइए, आप इसे पहचानते हैं क्या? इसको बोला हाँ पहचानता तो हूँ, जरा सामते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोला पूछिए, इसका नाम क्या है? बोला लाल। मैंने क्या बताया? लाल। इसी नाम से मैं बचपन से पुकारता आ रहा हूँ। बोले यह उसका पुकारने का नाम है या कोई और भी नाम है इसका? पता नहीं, लेकिन बचपन से हम इसको लाले बुलाते हैं। बोला कहाँ रहता है यह? सुप्रिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मैंने कहा वही मेरे बंगले के ठीक सामने वो 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में रहता है, वह है और उसकी बूढ़ी माँ। बोला बूढ़ी का नाम क्या है? बोला बूढ़ी का नाम जानकी है। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। बोला और कोई नहीं है इसके परिवार में? दोनों का लालन पालन कौन करता है? बोला 7-8 वर्ष हो गए, लाल के पिता का देहांत हो गया। कितना साल पहले? 7-8 साल पहले। बोला लाल का पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा था। उसका नाम रामनाथ है। लाल के पिता का नाम क्या है? रामनाथ है। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपया जमा करके गया है, जिससे उनका खर्चा चल रहा है। हम वो पैसा उसके बेटा को दे देते हैं। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, जानकी को आशा है 1-2 साल बाद परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? भैया तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर आप इतना आप समझ लें कि यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। अजी इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्त से सरकार के फरमा बरदार हैं, और कुछ आ गया तो बताइए। एक बात और, पुलिस ने गंभीरतापूर्वक कहा, मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूँ आप इस परिवार से ज़रा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। और पुलिस कुछ नहीं कहता है, चला जाता है। लाल की माँ एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपन करता रहता है, तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना, तुम भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बोला बिना किए ही सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है यह, जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आ गया। लंबा, सुडोल, सुंदर, तेजस्वी चेहरा। माँ उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है, चल तो मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान खिला दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे जानकी के चेहरे की झुर्रियाँ चमकने लगी, कांपने लगी उसे देखकर। तू आ गया लाल? चलती हूँ भैया, पर देखो तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपना करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय समधुर स्वर में मुझसे पूछा। मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के साथी हो। हाँ तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया ना, यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली।
सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं हूँ। मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य है। मैं जरूरत बेजरूरत जिस चीज़ के आगे उबल अवश्य पड़ता हूँ, देश की दुर्व्यवस्था पर उबल पड़ता हूँ, इस पशु हृदय परतंत्रता पर भी। तुम्हारी ही बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? इससे फायदा तुम्हारे इस बकबक से ना तो देश की दुर्दशा दूर होगी, ना ही उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार को सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हो। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं। रामनाथ कौन है? लाल का पिता। तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त हैं और मैं कट्टर राजविद्रोही हूँ। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरी को कुछ दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, तो मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं सुनो तो जरा, मैं भी जान लूँ। आपके लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुँचते पहुँचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहाँ 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा। समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी? उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा, लाल की ओर देखा। चाचा जो कहे मान जा बेटा, यह तेरे भले के ही कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की वय में भी घूंघट संभाले चली गई। यानी कि लाल की माँ का उम्र कितना है? 60 साल है, ध्यान रखिएगा। और लाल की माँ का नाम क्या है? जानकी है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है, मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल है, जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो चरमर हो उठेंगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो स्वारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियाँ हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे हो सकेगा करूँगा। षड्यंत्र? बोला जरूरत पड़ी तो जरूर। विद्रोह? बोला हाँ अवश्य। बोला हत्या? बोला हाँ हाँ। बेटा तुम्हारा माथा ना जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है। सावधान, मेरी धर्मपत्नी। किसकी धर्मपत्नी? लेखक की धर्मपत्नी। और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी। मैं पहुँच गया कुछ पूछने के लिए। कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। क्यों लाल की माँ? लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूँ बाबू, उसने सरलता से कहा। मगर वे सभी मेरे लाल की तरह मुझे प्यारे दिखते हैं, सब लापरवाह। वे इतना हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। देखो, मैंने एक ठंडी सांस ली और हूँ ठीक कहती हो। वे बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो? बोला हमको उतना पता नहीं है। जानकी बताती है कि हमको इतना पता नहीं है। हमको सबको ही बड़ा प्रेम से माँ माँ कहता है, तो मुझे भी मेरा छाती भी फूल उठती है कि मानो वो मेरे बच्चे हों। और उसमें से एक लड़का बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता है वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घुसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने में, हो हा कर हंसने में समुच्चे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी, मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वह बूढ़ी उसका उजला हिमालय है, तेरे केस हर नक्शे से साबित करता हूँ तू क्या है? भारत माता है। सिर तेरा हिमालय है, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना, या नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी और छोटी बड़ी जोड़ियाँ भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केसों के पीछे से आगे बाई कंधे। अब देखो, कह रहा है
जरा पास आ मेरे, केसों को पीछे से अगर आए आगे बाएं कंधे पर लहरा दूंगी तो वह क्या बन जाएगा? बर्मा बन जाएगा। बर्मा क्या है? म्यांमार। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध नहीं हो सकेगा। जानकी उस लड़के की बात सोचकर गदगद हो उठी। बाबू ऐसा ढीठ लड़का। सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़कर मेरे बालों को बाहर करके अपना बर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई और मैंने पूछा, लाल की माँ, और भी वे बहुत कुछ बातें करते हैं, लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली या बंदूक की? अरे बाबू, उसने मुस्कुरा कर कहा, वे सभी बातें करते हैं। उनकी कोई बातों का कोई मतलब थोड़े होता है। सब जवान हैं, लापरवाह हैं, जो मुंह में आता है बक देते हैं। कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीने भर पहले एक दिन लड़का बहुत ही उत्तेजित था। ना जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे भागते हैं। मगर उस दिन ये बक रहे थे कि पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चे को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की क्या नीचता है? ऐसे नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है और धीरे धीरे भुलाना भी है। मतलब उस वक्त ये बता रहे हैं, बच्चे लोग बताते थे कि पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी का भी बच्चा को मारने पीटने लगता है। एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अजी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। उफ, इस देश के लोग के ही हैं कि आंखें मूंद गई है, तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता संवारते फिरते हैं। ना सो इस पर तंत्रवाद का। दूसरे ने कहा, लोग ज्ञान ना पा सके इसलिए सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन ना हो सके इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीतिमर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताज़ा रखती है। और यह सरकार क्या करती है? गरीबों को चूसती है और चूस करके उसी का पैसा से किसको बढ़िया रखती है? सेना को। धीरे धीरे जौं की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है यह शासन प्रणाली। ऐसे ही अंट संट ये बातनी बका करते हैं बाबू। जब ही चार छोकरे जुटे तभी यह चर्चा। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी अल्लड़ बिल्लड़ सा मुझे मालूम पड़ता है। लड़के जो जो पढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों बकबक में बढ़ते जा रहे हैं। यह बुरा है लाल की माँ। मैंने गहरी सांस ली। अब जो है लेखक बता रहा है कि जमींदार की के कुछ ज़रूरी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर गया। लौटने पर बंगले में घुसने के पूर्व लाल के दरवाजे पर नज़र पड़ी तो वहाँ एक भयानक सन्नाटा नजर आया, जैसे घर उदास हो रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई। तुमने सुना? नहीं तो कौन बात? लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। मैं कुछ समझ गया, फिर भी विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक हो उठा। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। बोला, वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन मतलब एक गाड़ी फोर्स आया और लाल के घर को घेर लिया। 12 घंटे की तलाशी हुई। लाल और उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए और सबके घरों से भयानक भयानक चीज़ें निकली है। बोला, लाल के यहाँ से? बोला, उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत सारा कारतूस और पत्र पाया गया। अब देखो, बोला उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस, पत्र पाए गए। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज उलटने की चेष्टा आदि पर अपराध लगाए गए। वो मैंने ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि वह लौंडा धोखा देगा। अब यह बूढ़ी बेचारी मरी। वह कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी। न जानकी मेरे पास कहाँ आई, बुलवाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कल आया, पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिल्लड़ बच्चे हवालात में मुरझा न जाएंगे। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन, यह सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी मेरे जीते जी या नहीं होने का। वह पागल है, भोगेगी। मैं दुख से टूटकर चरपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद प्राय 1 वर्ष तक मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलट कर देख सकता है। CID ने और उसके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थी, खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे। सरकारी अधिकारियों की यह रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए थे और उन्होंने न जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा था और न जाने किस पुलिस सुप्रिटेंडेंट को। यह सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई। और उधर उन लड़कों की पीठ पर कोई था क्या? कौन था? कोई नहीं, प्राय कोई नहीं। सरकार के डर के मारे तो पहले कोई वकील ही नहीं मिल रहा था।
फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रहा करती थी। वह लोटा, थाली, जेवर आदि बेच बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत में पोती, गिड़गिड़ाती, कहती सब झूठ है, न जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों से पैदा कर दी। वे लड़के केवल बातूनी हैं। हाँ, हाँ भगवान, हाँ मैं भगवान का चरण छू कर कह सकती हूँ, तुम जेल में जाकर देख आओ वकील बाबू। भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं। उसका तन सूखकर कांटा हो गया, कमर झुककर धनुषी हो गई, आंखें निस्तेज, मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद नहीं किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुंझलाकर उसे झिड़क देते, धकिया देते। उसका अंत तक यही विश्वास रहा, यह सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगल लठेत को और 2 और लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष में 7 वर्ष की कड़ी कड़ी सजा सुनाई। वह अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियाँ बजाते मस्ती में झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगल की नज़र उस पर पड़ी। माँ, वह मुस्कुराया, अरे हम तो हलवा खिला खिला कर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया है, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहेंगे। मगर तू स्वयं सूख कर कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या?